नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। G7 शिखर सम्मेलन के 50वें संस्करण में भाग लेने के लिए G7 के नेताओं ने इटली के फसानो में जुटना शुरू कर दिया है। वही आपको बताते चले कि यह शिखर सम्मेलन 13 जून से शुरू हुआ था, जो कि 15 जून के बीच तक आयोजित रहेगा। इस कार्यक्रम के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इटली पहुंच चुके हैं। वहीं आपको बताते चले कि शिखर सम्मेलन के दौरान, जिसमें यूक्रेन में चल रहे युद्ध और गाजा में संघर्ष पर भी चर्चा होने की संभावनाएं जताई जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा। वहीं G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में भाग लेने वाले पीएम नरेंद्र मोदी के समक्ष अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इटली की जियोर्जिया मेलोनी और अन्य सहित कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने जानकारी देते हुए कहा कि आउटरीच सत्र में वैश्विक दक्षिण के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बताते चले कि G7 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा, जापान शामिल हैं। और आपको बता दें कि लगातार जो है यह आयोजन जो किया गया है, समिट जो G7 की स्टार्ट है, उस पर कार्यक्रमों का दौर लगातार जारी है, जिसमें कि कल से यह जो आयोजन था उसकी शुरुआत हुई थी और इस समिट का जो पूरा जो होगी वो कल होगी। आपको बताते चले कि आज सुबह लगभग 10:45 से 11:10 तक फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ जो है द्विपक्षीय वार्ता की गई। उसके बाद 11 बजे के बाद ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के साथ वार्ता की गई और वहीं इसके बाद G7 समिट वेन्यू बोर्गो एंजेमिया में पीएम नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ। आपको बताते चले कि इटली के पीएम के साथ वेलकम फोटो का भी सेशन जो है वो किया गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको इस समय स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो G7 समिट जो है वो भारत के लिए भी बेहद अहम समिट मानी जा रही है, जिसमें कार्यक्रमों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। आपको बताते चले कि G7 आउटरीच सेशन में पीएम नरेंद्र मोदी आज शामिल होंगे और साथ ही साथ इसके बाद पीएम मोदी फैमिली फोटो सेशन का भी हिस्सा बनेंगे। और जिसके बाद जो है कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्क्लैज में के साथ जो है द्विपक्षीय उनकी वार्ता रहने वाली है, जिसको लेकर तमाम तरीके के अपडेट्स जो हैं वो पीएम मोदी के एक्स पर भी जो है पोस्ट किए गए हैं। आपको बताते चले इसके बाद जो है इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की जाएगी और जिसके बाद स्पेशल मीटिंग होगी। और इसके साथ ही जो है कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। और जिसके बाद अंतिम जो कार्यक्रम रहने वाला है उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ इटली की पीएम मेलोनी डिनर होस्ट करेंगी, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। तो आज का जो शेड्यूल है वो पीएम नरेंद्र मोदी का काफी खास रहने वाला है, जिसमें G7 के जो भी राष्ट्र उसमें जुड़े हैं, साथ के साथ देशों से जो भी मेहमान और जो भी प्रधानमंत्री और साथ ही साथ अन्य जो अधिकारी आए हुए हैं उनके साथ का आज ये जो G7 का समिट हो रहा है, ये बेहद ही खास माना जा रहा है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं पुष्पेंद्र चौधरी। पुष्पेंद्र, आज G7 का समिट हो रहा है, भारत के लिए इसके क्या खास मायने हैं? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है कि G7 का हिस्सा ना होकर भी भारत को वहां पर आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर आमंत्रित किया गया है। तो इससे एक बात साफ हो जाती है कि भारत का कद जो पिछले 10 सालों के अंदर ऊंचा हुआ है, कहीं ना कहीं उसकी झलक अब दिखाई दे रही है। और वहां पर जो अन्य देश आए हैं उनके साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्ता रहेगी, काफी चीजें वहां पर देखने को मिलेंगी। तो एक जो सीधा सा मैसेज जा रहा है वो यही है कि इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खास तौर पर निमंत्रण दिया है, तो वो कहीं ना कहीं सारी दुनिया के लिए एक संदेश है। और जिस वक्त जो कई देश आपस में युद्ध लड़ रहे हो, उस टाइम पर G7 का इस तरह का उद्घाटन होना, वहां पर नरेंद्र मोदी का पहुंचना, तो एक बहुत बड़ी बात है।
जी पुष्पेंद्र, बात की जाए तो आज समिट के क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं भारत की ओर से? देखिए बिल्कुल, अगर हम आज की बात करें और नरेंद्र मोदी जी के शेड्यूल की बात करें तो आज वो जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उनके साथ भी उनकी द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है। जो भी व्यापार से संबंधित चीजें हैं या अगर हम करें अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनको लेकर भी नरेंद्र मोदी और वो वार्ता करेंगे और क्या कुछ रिजल्ट निकल के आएगा वो भी सारी चीजें रहेंगी। उसके बाद जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक उनके साथ भी द्विपक्षीय वार्ता रहेगी। इटली की पीएम जो है उनके साथ भी उनकी जो फोटो सेशन है वो रहेगा। उसके बाद शाम के टाइम जो पूरा G7 में जो लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी देशों के नेता आए हैं, एक फैमिली फोटो सेशन जो होता है वो वहां पर होगा। उस सभी के साथ एक फोटो लिया जाएगा। उसके बाद जो रात का 9:30 का कार्यक्रम है, डिनर का जो कार्यक्रम है, वो खुद इटली के जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी वो खुद उस चीज को होस्ट करेंगी और डिनर के साथ जो आपस में बातचीत होगी ये भी वहां पर रहने वाली है। पुष्पेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर G7 जो ग्रुप है वो क्या है? देखिए बिल्कुल, जो G7 है, G7 की शुरुआत 1973 में हुई थी और उस टाइम पर जो इसमें जो बातें शामिल की गई थी कि व्यापार को लेकर और बेरोजगारी को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर और जो आर्थिक स्थिति है उसको लेकर कई तरह के बिंदु यहाँ पर बनाए गए थे और तब से निरंतर ये G7 चलता हुआ आ रहा है। हालांकि 1998 में रूस भी इसका हिस्सा बना तो ये G7 से हटकर G8 हो गया था, लेकिन 2014 में जब रूस ने यूक्रेन की जो पूर्वी क्षेत्र है उस पर जो कब्जा कर लिया था उसके बाद से ही इस ग्रुप से रूस को हटा दिया गया। तो तब से G7 ही ये चलता आ रहा है और इसमें जो अहम बिंदु है ये यही है, व्यापार को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर और देश में जो बड़े काम चल रहे हैं, देश में जो बड़ी समस्याएं हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की या इजराइल हम गाजा के युद्ध की, तो उसको लेकर भी इस तरह की बातें इसमें होती रहती हैं। लेकिन जो अगर हम फीडबैक की बात करते हैं, जो अब तक की मीडिया जानकारी देती है, आसपास के जो देश हैं जो वो फीडबैक देते हैं, अभी तक उन्होंने कहा है कि इस ग्रुप का G7 का इतना प्रभाव नहीं रहा है जितना ये देशों को जोड़कर इस तरह की बातें की जाती हैं और जो बड़े बड़े मुद्दों पर बात की जाती है, तो वो उस हिसाब से प्रभावशाली नहीं रहा है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी के शामिल होने से कहीं ना कहीं अब G7 को भी लोग जानने लगे हैं कि G7 क्या है, G7 किन किन देशों का ग्रुप है, इसमें कितने देश है और किस तरह की जो चर्चाएं हैं, किस तरह के बिंदुओं पर यहाँ पर बात की जाती है। तो वो अब सारी चीजें यहाँ पर देखने वाली बात होंगी। और अब क्योंकि पिछले 5 साल की बात करें हम, और जब G20 में जो इटली की पीएम है जॉर्जिया मेलोनी वो आई थी, उसके बाद से ही इटली और भारत के जो रिश्ते थे वो अचानक से काफी ज्यादा खास होने लगे थे। तो अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि इटली और भारत के रिश्तों को लेकर जो आगे के, अगर हम व्यापार की बात करें, हम कूटनीति की बात करें, हम रणनीति की बात करें, हम आर्थिक स्थिति की बात करें, तो कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच कई तरह के समझौते हो सकते हैं। और G7 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 7 बार हिस्सा ले चुके हैं, माफ कीजिए 5 बार हिस्सा ले चुके हैं। जी बिल्कुल पुष्पेंद्र, मैं जानना चाहूंगी कि G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने से भारत को क्या क्या फायदे जो है वो आगे होने वाले हैं? देखिए सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि जो G7 में भारत G7 का हिस्सा ना होकर भी जो भारत को वहां पर निमंत्रण दिया गया है, नरेंद्र मोदी को वहां पर बुलाया गया है, एक ये सीधा सा मैसेज आता है जो आसपास के देश हैं उनके लिए कि आज की स्थिति में भारत कहां पर खड़ा है। भारत को लोग मध्यस्थता के लिए बुलाते हैं, नरेंद्र मोदी को लोग इन्वॉल्व करते हैं, जो दूसरे देश हैं वो नरेंद्र मोदी को इन्वॉल्व करते हैं कि अगर हमारा समझौता हो सकता है। जैसे हम रूस और यूक्रेन युद्ध की बात करें तो वहां पर भी यही सवाल उठे थे कि नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो इस युद्ध में मध्यस्थता कर सकते हैं, मतलब वो फैसला कर सकते हैं कि आखिर किन चीजों को देखकर इस युद्ध की रोकथाम की जाए। तो अब कहीं ना कहीं यही चीजें हैं जो और देश अब प्रभावशाली भारत को देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर बुलाया गया है और अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत की एक मजबूत पकड़ हो चुकी है। इटली में जो और देश आने वाले हैं, हालांकि यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि चीन भी G7 का हिस्सा नहीं है और चीन को बुलाया भी नहीं गया है, जबकि वो अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पर है और भारत को वहां पर पूछा जा रहा है। तो ये बातें बिल्कुल मायने रखती हैं कि किसी दूसरे ताकतवर देश को ना पूछकर वहां पर अगर हम भारत को पूछ रहे हैं तो ये सीधा सा मैसेज है कि भारत इस टाइम
ताकतवर स्थिति में है और आने वाले टाइम में वो और ज्यादा ताकतवर होता चला जाएगा। अगर हम भारत के अंदर की बात करें तो अब अगर हम तीनों सेनाओं की बात करें, तीनों सेना हमारी इस टाइम इतनी ताकतवर हो चुकी हैं कि वो किसी भी देश से टक्कर ले सकती हैं। अब यही कारण है और अर्थव्यवस्था में भी भारत आने वाले टाइम में जल्दी ही और एक पड़ाव ऊपर चला जाएगा और जल्दी ही चौथे पांचवें नंबर पर भारत आ जाएगा। तो इन चीजों को देखते हुए भी कहीं ना कहीं जो इटली है वो भारत की तरफ आकर्षित हो रहा है और कई तरह के समझौते इटली भारत के साथ कर भी सकता है। हालांकि जो व्यापार की बात की जाए तो व्यापार में भारत इटली का हर जगह समर्थन देता हुआ नजर आ रहा है और हर तरह से भारत इटली के साथ। बिल्कुल पुष्पेंद्र, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से G7 के शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी को बुलाया गया है, तो ये कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी का जो प्रभाव दिन पर दिन बढ़ रहा है उसका एक बेहद ही अच्छा उदाहरण है। पुष्पेंद्र, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल अब लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, तो इस बात का भी दूसरे देशों पर असर पड़ता है। हालांकि पाकिस्तान में तो नरेंद्र मोदी जी के नाम का वहां पर तो लोग वैसे ही खौफ खा जाते हैं, तो और देश हैं वहां पर भी नरेंद्र मोदी के नाम की चर्चाएं चलती रहती हैं। जिस दिन रिजल्ट आने वाले थे उससे एक दो दिन पहले ही चाइना की मीडिया में भी नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर चर्चाएं चल रही थी और वहां पर जो चर्चाएं चल रही थी उसमें खासतौर पर यह बात सबसे आगे रखी गई थी कि अगर नरेंद्र मोदी अब की बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत और चाइना के रिश्ते कैसे होंगे। रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद जब पता चला कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे तो वहां के मीडिया ने फिर बताया कि अब हो सकता है कि चाइना के साथ भारत के रिश्ते और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये अब जो झलक दिखाई दे रही है, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और जिस हिसाब से वो फैसले लेते में बिल्कुल भी कतराते नहीं है, तो दूसरे देश इन्हीं चीजों को नोट करते हैं कि नरेंद्र मोदी एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री है और जो भी आसपास के देश हैं उसमें सबसे ज्यादा ताकतवर आज भारत हो चुका है। अमेरिका और रूस की बात करें तो उनके लेवल पर भी भारत जल्दी से जल्दी पहुंचने की स्थिति में हो जाएगा। बिल्कुल पुष्पेंद्र, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है और सभी मामलों की सुनवाई 8 जुलाई को होगी, ऐसा जो तारीख है वो आगे की लगा दी गई। आपको बताते चले कि नीट परीक्षा विवाद पर दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस पर मैंने कई लोगों से बातचीत की है। लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं। अगर इतने बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो इसमें भ्रष्टाचार भी हुआ होगा। इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए। सरकार की भागीदारी के बिना इतनी बड़ी बात नहीं हो सकती। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। देखिए, मोटे तौर पे मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई। लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, क्योंकि जब काउंसलिंग ही हो जाएगी, लोगों को सीट एलोकेशन ही हो जाएगा, तो अगर नीट के अंदर गड़बड़ियां भी पाई जाएंगी तो आप उसको वापस नहीं कर सकते। दूसरी बात, जब इतने बड़े लेवल पे गड़बड़ी हुई है तो इसमें भ्रष्टाचार ज़रूर हुआ होगा। ऐसी जांच आप उसी एजेंसी से कराएंगे जो स्वायत्त हो, तो एक स्वायत्त एजेंसी सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग के अंदर इसकी जल्द से जल्द जांच करे, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे गड़बड़ी बिना सरकार की मिलीभगत के नहीं हो सकती। जिस तरीके से देश में लगातार नीट का मामला जो है बढ़ता जा रहा है, उस पर विपक्ष भी बीजेपी पर हमलावर हो गया है और इसी बीच कांग्रेस नेता की भी प्रतिक्रिया सामने आई। आप सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। Believes that the BJP government's attitude towards the ongoing demand for an inquiry into the NEET exam is irresponsible and insensitive. We demand a Supreme Court monitored investigation into this entire scandal which has affected around 24 lakh students. Ordinary families have been forced to cough up amounts close to rupees 30 lakhs due to promises given to them by different coaching centers and examination centers.
We believe that no inquiry can be a just and fair and comprehensive inquiry if the inquiry is headed by the NTA themselves. नीट मामले को लेकर आखिर क्यों विवाद हो रहा है और ये विवाद जो है वो कब शुरू हुआ और आज तक का इस पर क्या अपडेट है, हम आपको जीएफएक्स के माध्यम से समझाते हैं। दरअसल 5 मई को नीट की परीक्षा जो है वो आयोजित की गई। नीट परीक्षा को लेकर कुछ सेंटरों पर पेपर लीक का आरोप लगाया गया और जिसके बाद इसको लेकर सवाल खड़े होने लगे। इस परीक्षा में तकरीबन 24 लाख परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया था। वहीं आपको अब बताते हैं कि 6 मई को नीट की परीक्षा होने के अगले दिन ही परीक्षा कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने सफाई देते हुए किसी तरह के पेपर लीक की खबर से इनकार कर दिया। साथ ही साथ एनटीए ने आगे यह भी कहा कि कहीं भी कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। इसके बाद 8 मई को राजस्थान, दिल्ली और बिहार आदि जगहों के पुलिस ने नीट परीक्षा लीक मामले में कुछ आरोपियों को अरेस्ट भी किया, जिसके बाद मामला जो है लगातार तूल पकड़ने में लगा और जिसके बाद आज जो है विवाद इस कदर बढ़ चुका है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो है दरवाजा खटखटाया गया। वहीं आपको बताते चले कि 17 मई को नीट मामले में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में वैष्णवी यादव की ओर से एक याचिका दायर की गई थी और जिसमें नीट के रिजल्ट पर रोक लगाने की मांग की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नीट रिजल्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद मामला जो है और भी तूल पकड़ने लगा। 4 जून को लोकसभा चुनावी नतीजे के ठीक बाद नीट परीक्षा का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया और जिसमें करीब 67 उम्मीदवारों को आपको बताते चले जो टॉपर्स घोषित किए गए थे, जो विद्यार्थी घोषित किए गए थे, ये ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके 720 में से 720 नंबर आए और इसमें भी 6 परीक्षार्थी एक ही केंद्र के थे और जिसके बाद इस मामले में लगातार जो है तूल पकड़ता गया और लगातार इसमें विवाद भी बढ़ता गया। जिसके बाद 8 जून को नीट परीक्षा व उसके रिजल्ट को लेकर प्राइवेट कोचिंग संस्थानों ने एनटीए पर कई तरीके के सवाल खड़े किए गए और जिसके बाद 9 जून को एनटीए की ओर से नीट परीक्षा में दिए गए ग्रेस मार्क्स पॉलिसी को लेकर फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे और 2 अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो है सभी को ये यकीन होने लगा था कि नीट परीक्षा में कुछ ना कुछ तो धांधलेबाजी जरूर हुई है। इसके बाद मामला यही नहीं रुकता, मामला 11 जून को और बढ़ जाता है जब सुप्रीम कोर्ट ने नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने से मना कर दिया और इसकी संबंधित याचिका पर सुनवाई की गई। साथ ही साथ नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया। आपको बता दें कि अगली सुनवाई के लिए 8 जुलाई की डेट दी गई है, जिसमें 13 जून को परीक्षा एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने ग्रेस मार्क्स से पहले होने वाले 1563 परीक्षार्थियों की परीक्षा को दोबारा कराने के लिए कहा है और उसके बाद आपको बता दें कि आज नीट परीक्षा को लेकर पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है और सभी मामलों की सुनवाई 8 जुलाई को होगी। तो जिस तरीके से लगातार नीट की परीक्षा पर जो है विवाद बढ़ता ही जा रहा है, नए नए अपडेट्स जो है वो अब सामने आ रहे हैं। अब इसमें देखने वाली बात होगी कि आखिर 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कुछ फैसला लिया जाएगा। इसी खबर पर लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र बने हुए हैं। तो पुष्पेंद्र, जिस तरीके से अब नीट परीक्षा का विवाद जो है और भी बढ़ता जा रहा है, इसमें क्या कुछ आगे हो सकता है, क्या कुछ संभावनाएं जो है वो नजर आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो भी बातें इसमें हैं वो 8 जुलाई को उस पर फैसला करेगी और अभी तक की जो भी बातें थी वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़े संज्ञान के साथ सुनी और उसमें जो 1563 जो छात्र थे जिनके 100 नंबर आए थे उनको दोबारा से एनटीए की तरफ से एग्जाम कराने की तैयारी भी है। 23 जून को उनका एग्जाम होना है और 30 जून को ही उनका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात निकलकर यह सामने आ रही है कि देश का इतना बड़ा एग्जाम जहां पर इस तरह की धांधली देखने को मिली है, तो इसमें कहीं ना कहीं एनटीए भी जिम्मेदार है। बेशक एनटीए की तरफ से किसी तरह की कोई कमी ना हो, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही जो देखने को मिली है उसमें कहीं ना कहीं एनटीए को भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जवाब दिया गया है उसमें जो उन्होंने लिखित में एनटीए से मांगा है कि वो सारी चीजें हमें बताओ, आखिर जो जवाबदेही है वो जो बनती है
वो सारी चीजें आज सुप्रीम कोर्ट में हुई हैं और 8 जुलाई को अब इसमें जो फैसला होगा सभी चीजों पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। हालांकि जो पहले एनटीए से पहले जो नेट की जो एग्जाम होते थे, उनकी जो टेस्टिंग होती थी, वो सेंट्रल सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के हाथों में थी, लेकिन जब से दूसरी एवी भी चला दो, दूसरी एवी। तो आपको बता दें कि पुष्पेंद्र, जिस तरीके से आपने मुझे जानकारी दी, इसी बीच देखने वाली बात यह है कि अब राजनीति भी जो है वो गरमाने लगी है, क्योंकि आप नेताओं की ओर से भी यह कहा जा रहा है कि एनटीए की ओर से या फिर नेट एग्जाम में परीक्षा में यदि कोई धांधलेबाजी हुई है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो। तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अब विपक्ष तो फिलहाल मजबूत स्थिति में है ही। वो सारी चीजें, सारी बातों का आरोप लेकर वो सरकार को घेरने की कहीं ना कहीं कोशिश करते ही रहेंगे। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि 67 छात्रों के बिल्कुल एक जैसे नंबर आना, यह साफ तौर पर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो एनटीए की तरफ से जरूर उसमें कमियां रही हैं, जिस वजह से उनके सेम नंबर आए हैं। जो एनटीए की तरफ से सफाई दी गई, उसमें जो कहा गया कि ग्रेस मार्क उनको दिए गए हैं, तो सभी छात्रों को किस हिसाब से ग्रेस मार्क दिए गए जो सभी के बिल्कुल एक जैसे नंबर यहाँ पर आए। तो आखिर यही बातें हैं जहाँ पर अब जो विपक्ष है वो उसको लेकर जो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, और जो छात्र हैं वो कई तरह की मांगे कर रहे हैं। इसमें एसआईटी, सीबीआई को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है कि उनसे जांच की जाए और एक एसआईटी टीम गठित की जाए जो पूरे मामले की अच्छे से जांच करे, आखिर कहाँ पर कमी रही, किसने कमी की, किसकी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। तो वो सारी जो बातें हैं वो सामने आनी भी जरूरी है। बिल्कुल पुष्पेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।